हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 12th हिंदी युवक भारती का चैप्टर नंबर 9 या पोएम नंबर 9 दैट इज कनुप्रिया। इस वीडियो में हम इसके सारे सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रसास्वादन पूरी डिटेल में देखेंगे। चैप्टर का थोड़ा मैं आपको थोड़ा समरी बता देता हूँ, मतलब पोएम का हमारी थोड़ी समरी बता देता हूँ और थोड़ी बात मैं शुरुआत में बताऊंगा, बाद में चैप्टर एक्सप्लेन करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तो कनुप्रिया मतलब ये एक राधा, जैसे राधा है और जैसे जो हिंदू रिलीजन है उनको पता होगा, तो राधा है और जो श्री कृष्ण है उनके उनके रिलेटेड है। और जैसे महाभारत का आप लोगों ने युद्ध सुना होगा, वो युद्ध के बारे में भी थोड़ा बहुत जो वॉर है वो भी इसके बारे में है। और राधा जी के जीवन के बारे में बताया गया है, कर्ण जी के जीवन के बारे में बताया गया है। और ऐसा ही है ये चैप्टर या तो ये पोएम, और बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये आपको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो मेरा रिकमेंडेशन है आपको, एज अ सीनियर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप ये चैप्टर के लिए रेफरेंस बुक कोई सी भी हो आप उसको रेफ़र कर लीजिए। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको रेफ़र करके आप नॉर्मल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देख लीजिए। तो बोर्ड एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं पेपर सेटर के, कि जो संस्कृत वाले वर्ड हैं वो आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका हिंदी वर्ड बताओ, या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा हिंदी दिया रहेगा और बोलेगा कि संस्कृत के वर्ड बताओ जो पैराग्राफ में या पोएम में आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में तो प्रीलियम एग्जाम में भी आपको आ सकता है। और ये श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए कनुप्रिया पोएम है। ये श्योर एंड शॉर्ट हर एग्जाम में आएगी, आपको प्रीलियम में भी आएगी, बोर्ड एग्जाम में भी आएगी, चाहे 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो या 2025 हो, क्योंकि पेपर पैटर्न में इसलिए एक अलग से पूरा फॉर्मेट है भाषा अध्ययन के लिए, जिसमें आपको ये आती है। तो आप इसके लिए प्लीज़ जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उन लोग को नॉर्मल हिंदी में भी देख लीजिए। और इसी के साथ आप जो पोएम है हमारी गुरुबानी और वृंद के दोहे और गज़ल, इन तीनों के भी रेफरेंस बुक से जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको नॉर्मल में ट्रांसलेट करके एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, कृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया की तन्मयता के घरे क्षण सिर्फ, तो उनके घरे क्षण किसमें थे? चार ऑप्शन है आपके लिए, आप चारों लिख सकते हो। भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे, एंड फोर्थ इज आकर्षक शब्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का स्वरूप, सत्य स्वरूप है। मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको पता करने हैं कहीं किसी जगह पे युद्ध यानी कि वॉर हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहला आंसर उसके लिए है टूटे रथ, जर्जर पताकाएं, हारी हुई सेनाएं एंड जीती हुई सेनाएं, नभ को करते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, एंड फोर्थ भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं। तो मतलब टूटे रथ, मतलब टूटे हुए रथ, मतलब घोड़े की वो जो गाड़ी रहती है वो टूटी हुई, और जो पटकाएं हैं जर्जर हुई हुई। सेकंड पॉइंट है जैसे आपका हारी हुई सेना और जीती हुई सेना, मतलब एक जाहिर सी बात है युद्ध हो रहा है तो एक हारेगा एक जीतेगा। थर्ड है नव को करते हुए, जब भी वॉर भी कभी डिक्लेयर किया जाता है तो सबसे पहले पुराने जमाने में, आज के टाइम पे तो स्वॉर्ड को यूज नहीं करते तलवार, पुराने जमाने जब भी ऐसा कि अभी वॉर डिक्लेयर होता था, स्टार्ट होता था, तो उसके लिए आसमान की तरफ जो हमारी तलवार थी, मतलब जो स्वॉर्ड रहती थी, उसको करके वॉर स्टार्ट होता था। एंड फोर्थ वन इज भागे हुए सैनिकों से हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं, मतलब जो लोग भाग गए, जो जो टीम हारी है और वो भाग चुके हैं, जान बचाने जो सैनिक भागे वो लोग से सुने हैं कि मतलब भाई हाँ ऐसे ऐसे हुआ था हिस्ट्री में से, हमने सुना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, आज हमको हिस्ट्री में पता है। तो जो उस टाइम पे लड़े उन्होंने हमें बताया, वो हिस्ट्री में लिखे, तब आज हमको पता चला है। नेक्स्ट पॉइंट, कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं। तो कनुप्रिया है उनके लिए जो अर्थहीन शब्द है, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं, वो वर्ड कौन से हैं? चार वर्ड है। बेस्ट है क्वेश्चन, पेपर सेटों का फेवरेट है। कभी भी कनुप्रिया आएगा आपको पक्का इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एज इट इज प्रिंट ही होएगा। इसका आंसर है कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आकलन। कारण लिखिए। कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया। क्यों मोह उत्पन्न हो गया? ये जो ब्रैकेट में लिखा है अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, और अगर आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। तो कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया क्योंकि कनु के द्वारा समझाया जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण लिखिए। आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। तो जो आम की डाल थी उसे सदा सदा के लिए क्यों काट दी जाएगी, उसके लिए रीजन है, आम्र वृक्ष की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेग में दौड़ने वालों रथों की ऊंची ऊंची गगनचुंबी ध्वजों में यह निशी डाल अटकती थी। तो जो महाभारत का जब युद्ध होता था तो जब सेनाएं जब जाती थी, तो जो आम वृक्ष उसकी जो डाल वो जो नीची डाल थी जो नीचे लटकती रहती थी,
तो आपको पता अगर आपको पता है कि मतलब पुराने ज़माने जब भी वो होता था वॉर भी, तो वो बड़े-बड़े झंडे हर टीम लेके जाती थी। तो जो ध्वज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना गगनचुंबी ध्वजों में, तो जो ध्वज है वो फ्लैग को कहा जाता है, तो वो फ्लैग का जो टॉप पॉइंट है वो उनमें अटकता था। इसी वजह से उनको अड़चन आती थी, तो इसलिए उस डाल को वो लोगों ने काट दिए, ताकि और कोई वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिव्यक्ति है आपके लिए। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। मतलब करोगे जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करोगे तो खराब मिलेगा। आंसर देख लेते हैं। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक कर्म करने वाले लोग और दूसरे भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोग। बड़े बड़े महापुरुष, वैज्ञानिक, उद्योगपति, शिक्षावादी, देश के कर्णधार तथा बड़े बड़े अधिकारी अपने कार्यों के बल पर ही महान कहलाए। कर्म करने वाले व्यक्ति ही अपने परिश्रम के फल की उम्मीद कर सकते हैं। हाथ पर हाथ रखकर भगवान के भरोसे बैठे रहने वाले वालों का कोई काम पूरा नहीं होता। निष्क्रिय बैठे रहने वाले लोग भूल जाते हैं कि भाग्य भी संचित कर्मों का ही फल होता है। किसान को अपने खेत में काम करने के बाद ही अन्न की प्राप्ति होती है। व्यापारी को बौद्धिक श्रम करने के बाद ही व्यवसाय में लाभ होता है। कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। इस प्रकार कर्म सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये बेस्ट आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है इस चैप्टर्स के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इनको ही अभिव्यक्ति में एज इट इज लिखिए। के लिए इसके अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है आपके आंसर का, एक एग्जाम्पल दे दिया, खासतौर से दोहा डाल दिया गया है, तो फिर एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने दोहा भी डाला, मतलब बच्चे को समझ में आया है चैप्टर। और इस दोहे को आप पेंसिल से या तो पेन से पेपर में अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि से सबसे पहले उसकी अट्रैक्शन यहीं पे जाए एग्जामिनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 है, तो पोएम नंबर 7 आपकी हिंदी का जो था पेड़ होने का अर्थ। ओके, तो ये उसी के जैसा है, उसके अंदर भी एक आंसर इससे रिलेटेड है। उसके अंदर वृक्ष मनुष्य का परम हितैषी है, और यहाँ पर है वृक्ष की उपयोगिता। तो आप दोनों आंसर अच्छे से कंपेयर करके आपको जो बेस्ट लगे आप दोनों दोनों क्वेश्चन के लिए आप एक ही आंसर अप्लाई कर सकते हो। तो वृक्ष मनुष्य के पुराने साथी रहे हैं। प्राचीन काल से जब मनुष्य जंगलों में रहा करता था, तब वह अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों पर अपना घर बनाता था। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला आंसर भी रेफर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपली दिया हुआ और अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट, पेड़ों से प्राप्त फल फूल और जड़ों पर उसका जीवन आधारित था। पेड़ों की छाया, धूप और वर्षा से उसकी मदद करती है। पेड़ों की हरियाली मनुष्य का मन प्रसन्न करती है। अब भी मनुष्य जहाँ रहता है अपने आसपास फलदार और छायादार वृक्ष लगाता है। वृक्ष मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अनेक औषधियाँ वृक्षों से मनुष्य को औषधियाँ मिलती है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलती है। पेड़ों का सबसे बड़ा फायदा वर्षा कराने में होता है। जहाँ पेड़ों की बहुतायत होती है वहाँ अच्छी वर्षा होती है। पेड़ों से ही फर्नीचर बनाने वाली तथा इमारती लकड़ियाँ मिलती है। इस तरह पेड़ हमारे लिए हर दृष्टि से उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपकी जो पोयम है उसके अंदर कवि ने राधा के माध्यम से बताया है कि आज के टाइम पे क्या मतलब कैसे सर्कमस्टेंसेस और कैसी कंडीशन चल रही है, तो वो आपको एक्सप्लेन करने का है। जैसे मैंने कहा था कि पोएम के अंदर आपको संस्कृत दिया हुआ है, अगर आप उनका रेफरेंस बुक से अच्छे से कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर प्रोवाइड करवा के रखा है। तो कनुप्रिया काव्य में राधा अपने प्रियतम कृष्ण के महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने से व्यतीत है। महाभारत का युद्ध होता है तो कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए वो व्यतीत है जो राधा है। वह इस बात को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करती है। कभी अपनी व्यथा व्यक्त करती है तो कभी अपने प्रिय की उपलब्धि पर गर्व करके संतोष कर लेती है। मतलब कभी वो सोचती है कि मतलब क्या करूं मैं बेचारी हूँ, और सेकंड वो सोचती है कि हाँ चलो वो युद्ध में गए हैं, तो फिर वो अपने आप को संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन ले लेती है थोड़ा बहुत। यह व्यथा केवल राधा की ही नहीं है, उन परिवारों के माता पिता की भी है जिनके बेटे अपने परिवारों के साथ नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में अपनी गृहस्थी के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए अपने माता पिता से दूर रहते हैं। मतलब स्टडीज के लिए या तो फिर जॉब पर्पस के लिए लोग गांवों से शहरों में चले जाते हैं, और फिर मतलब अपने माँ बाप के पास वापस जाते नहीं, कितने लोग ऐसे रहते हैं। तो सेम व्यथा उनके माँ बाप की होती है और राधा की भी होती है, जो दोनों की सेम ही है। तो उनसे विछोह की व्यथा उन्हें भोगनी पड़ती है। भोले माता पिता को लाख माथा पच्ची करने पर भी समझ में नहीं यह नहीं आता कि सालों साल तक उनके बेटे
माता पिता को आखिर दर्शन क्यों नहीं देते हैं। पर वहीं उनकी यह संतोष पर वही उनको यह संतोष और गर्व भी होता है कि उनका बेटा बड़े पद पर है, जो उसे उसके साथ रहने पर नसीब नहीं होता। मतलब अगर बच्चा यहाँ रहेगा तो मतलब अच्छी जॉब नहीं लग सकती है, लेकिन वहाँ है तो फिर अच्छी जॉब पर है, तो वो यही सोच के संतोष भी कर लेते हैं। जैसे राधा कैसे करती है कि मतलब वो युद्ध में गए तो वैसे वो संतोष करती है, वैसे माँ बाप भी कर लेते हैं। इसी तरह किसी एहसान फरामोश के प्रति एहसान करने वाले व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं में भी राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा व्यक्त होती है। तो इस तरह हमारे कवि ने व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। देखते हैं इसका आंसर। राधा के लिए जीवन मतलब राधा जी को जीवन के लिए जीवन उनकी दृष्टि से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं। राधा के लिए जीवन में प्यार सर्वोपरि है। वह वैर भाव अथवा युद्ध को निरर्थक मानती है, मतलब नहीं मानती है, उनमें नहीं मानती है युद्ध और सब में। कृष्ण के प्रति राधा का प्यार निश्चल और निर्मल है। राधा ने सहज जीवन जिया है और उसने चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः वह जीवन की समस्त घटनाओं और व्यक्तियों को केवल प्यार की कसौटी पर ही कसती है। वह तन्मयता के क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं का अपमान करती है। वह केवल प्यार को सार्थक तथा अन्य सभी बातों को निरर्थक मानती है। महाभारत के युद्ध के महानायक कृष्ण को संबोधित करते हुए वह कहती है कि मैं तुम्हारी वही बावरी सखी हूँ, तुम्हारी मित्र हूँ। मैंने तुमसे सदा स्नेह ही पाया है और मैं स्नेह की ही भाषा समझती हूँ। राधा कृष्ण के कर्म, स्वधर्म, निर्णय तथा दायित्व जैसे शब्दों को सुनकर कुछ नहीं समझ पाती। वह राह में रुककर कृष्ण के अधरों की कल्पना करती है, जिन अधरों से उन्होंने प्रणय के शब्द पहली बार उससे कहे थे। उसे इन शब्दों में केवल अपना ही राधन नाम सुनाई देता है। इस प्रकार राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता प्रेम की परिकाष्ठा में है पराकाष्ठा में है। उसके लिए इसे त्याग कर किसी अन्य का अवलंबन करना नितांत निरर्थक है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक टॉपर्स गाइड या टिप्स देना चाहूंगा इस चैप्टर के लिए, कि इस चैप्टर के जो पार्ट पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न है, सिर्फ दो ही प्रश्न है। दोनों को मैंने सिंप्लीफाइड वे में आपको दिया हूँ। दोनों को में से कोई एक को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों के दोनों आपको एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। और उन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। जैसे मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया था कि भाषा अध्ययन यानी कि कनुप्रिया जो है, उसके लिए आपको सेपरेट सेक्शन है। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न एक है सेक्शन, लेकिन खास तौर से कनुप्रिया के लिए भी आपको एक अलग से सेक्शन रहता है, जिसके अंदर पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न आपको आते ही है। और वो इसी चैप्टर से आते हैं, यही दोनों क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो टिप ये है कि आप दोनों में से एक आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, पूरा एज इट इज जो मैंने प्रोवाइड किया हूँ आप एग्जाम में लिखोगे, आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप प्लीज याद करके देख लीजिए। प्रीलियम एग्जाम होगा, उसके अंदर पेपर चेकिंग होगी, पेपर चेकिंग के बाद आपको पेपर दिया जाता है वापस से प्रीलियम एग्जाम का। उसमें आप देख सकते हो, अगर आपको 3 मार्क्स नहीं मिला तो आप वीडियो पे वापस आके कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई आपने जो बोले थे गलत है, क्योंकि बोर्ड का आपको मिलता नहीं लेकिन प्रीलियम का आपको मिलता है। तो मैं वादा दिलाता हूँ कि दोनों में से कोई एक पक्का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। सो दैट्स इट गाइस। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर या पोएम नंबर 13 है कनुप्रिया, वो टोटली पूरा एंड हो गया। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, क्वेश्चन आंसर दिया है और चैप्टर की थोड़ी बहुत समरी भी बता दी है। और रेफरेंस बुक से प्लीज़ आप एक बार जाके डिफिकल्ट वर्ड्स के सिंपल वर्ड्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रसा स्वादन प्रोवाइड कर दूंगा। एज सच टॉपरशिप पे अगर आप थ्रू जाओगे तो कनुप्रिया इस पोएम का जो रसा स्वादन है वो अटेम्प्ट आप नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि भाषा अध्ययन के लिए कनुप्रिया आती है। तो इसीलिए इसके चांसेस रसा स्वादन के आने के लिए बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पोएम्स, क्योंकि वो परफेक्ट पोएम्स होती है और ये कोई पोएम नहीं है, ये भाषा अध्ययन के लिए आपको है। तो फिर भी मैं आपको इसका वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिर्फ 1 या 2 बार सिर्फ रेफर कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। तो वही आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन वही है जो आपने चैप्टर से समझा रहेगा, तो आप उससे भी लिख सकते हो अगर इन केस आया तो। लेकिन मैंने रेफर नहीं किया था, हमारे बैच में से बहुत कम लोग थे जिन लोगों ने रेफर किया था, लेकिन हमको ना तो प्रीलियम में इसका आया रसा स्वादन और ना तो बोर्ड एग्जाम में इसका रसा स्वादन आया है। तो
अब आपके ऊपर है, आप अपने रिस्क पे रहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका वीडियो अगले वीडियो के अंदर रसास्वादन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो आज का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए इंग्लिश और हिंदी एक ही जैसा, तो अपने सभी स्ट्रीम्स के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।